आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में एनिमल पर, पशुपालन पर। और स्टूडेंट्स पशुपालन में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स निमाड़ी पर। किस पर? निमाड़ी। तो पहले तो ये बताइए स्टूडेंट्स, निमाड़ी इज अ ब्रीड ऑफ। निमाड़ी एक नस्ल है। किस चीज की नस्ल है बच्चों? क्या निवाड़ी नाम की कोई भैंस होती है? निवाड़ी नाम की क्या कोई गाय होती है? निवाड़ी नाम की क्या कोई बकरी होती है? या स्टूडेंट्स इस नाम की कोई भेड़ होती है? आपको पहचान करके बताना है कि ये निवाड़ी एक्चुअल में है क्या। वेरी गुड, बहुत शानदार। कुछ लोगों ने आंसर दिया गाय। जी हाँ स्टूडेंट्स, निवाड़ी नाम की क्या होती है? एक गाय होती है। निवाड़ी एक गाय है। ओके, चलिए ठीक है, क्लियर है। निवाड़ी जो गाय है स्टूडेंट्स, ये कहां पाई जाती है? इंडिया के कौन से राज्य में आपको देखने के लिए मिलेंगी? पेपर में आता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। निवाड़ी काऊ इज, या निवाड़ी काऊ, ठीक है, ऑरिजिन प्लेस इज, मतलब निवाड़ी गाय का उत्पत्ति स्थान है। निवाड़ी गाय का उत्पत्ति स्थान है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ से हुई है। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। इसकी उत्पत्ति यूपी से हुई है। बताइए, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? बहुत बढ़िया। तो यदि स्टूडेंट्स आप यहां पर आंसर लगाना चाहते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो स्टूडेंट्स निवाड़ी गाय जो है, यदि आपने सुना होगा निवाड़, सुना है कि निवाड़? बोलिए यस सर, सुना है। निवाड़ वाला कौन सा इलाका आता है? तो स्टूडेंट्स निवाड़ वाला जो एरिया यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए बच्चों, तो ये इलाका है मध्य प्रदेश का। जी, निमाड़ जो है ये नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी का नाम सुना है आप लोगों ने? बोलिए सर, सुना हुआ है। नर्मदा घाटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नर्मदा वैली। वैली मतलब होता है घाटी, नर्मदा वैली। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भैया उत्पत्ति कहां से हुई है, तो स्टूडेंट्स इसकी उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश से। ठीक है, बोले चलो ठीक है, उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? जिला भी आता है पेपर में कि निवाड़ी गाय की उत्पत्ति, ठीक है, कौन से जिले से हुई है? तो जिला कोई बताएगा मुझे? आज का निवाड़, निवाड़ी एक जिला बन चुका होगा, बन चुका है क्या? बोलिए सर, निवाड़ जो है एक जिला है, नया घोषित जिला है निवाड़, टीकमगढ़ के पास में। नाम सुना है क्या टीकमगढ़ का? बोले यस, सुना हुआ है। टीकमगढ़ का जो इलाका है वहां पर निवाड़ी गाय पाई जाती है। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे बात करूं इस गाय का रंग, निवाड़ी जो गाय है इस गाय का रंग क्या होता है? आपको दिखाएंगे अभी कि निवाड़ी गाय कैसी होती है। पहले इसका रंग बता दीजिए बिना उसके। इसका रंग काला है, पीला है, हरा है, ठीक है, गुलाबी है, लाल है, ठीक है, व्हाइट है, कैसा रंग है इसका? जी, किस टाइप की होती है बच्चों ये? चलो, तो क्या आप लोगों ने इस तरीके की गायों को देखा है कभी? देखो, देखा है? देसी गाय है ये। कभी ना कभी आप लोगों ने रास्ते में जो चरवाहे होते हैं वो गाय को चराने के लिए लेकर जाते हैं, आपने वहां भी देखा होगा रास्ते में आते जाते इस कलर को।
बोले यस सर बिल्कुल देखा है। ये जो गाय है स्टूडेंट्स ये रेड कलर की होती है और व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं। कलर क्या है इस गाय का? यदि आपसे पेपर में क्या पूछ लिया जाए, इसका रंग पूछ लिया जाए, तो ये होती है रेड, और साथ में क्या होते हैं इसमें व्हाइट पैचेस या जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट स्पॉट होते हैं। व्हाइट स्पॉट होते हैं, लाल व ठीक है सफेद धब्बे होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये गाय का रंग है। चलिए तो फ्रेंड्स ये गाय जो है हमारी, क्या ये दुधारू गाय है? क्या ये गाय हमारी जो है ये मिल्चिंग काऊ है? मिल्चिंग काऊ, मिल्चिंग काऊ का मतलब होता है ऐसी गाय जो दूध देने के लिए पाली जाती है। कैसे दुधारू गाय में रखा गया है? या स्टूडेंट्स इसे रखा गया है ड्राफ्ट पर्पस में। ठीक है, ड्राफ्ट में है, ये ड्राफ्ट काऊ है जिसे हम लोग बोलते हैं भार वाहक गाय। भार वाहक गाय। क्या स्टूडेंट्स इसको दोनों में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए में भी और बी में भी ये दोनों काम किए जी। या ऑप्शन नंबर कोई डी, इनमें से कोई नहीं लगा लो, नन ऑफ दीज जी। बेटा ऐसी गाय जो 5 लीटर से कम दूध देती है ना, ऐसी गाय जो 5 लीटर से कम दूध देती है दोनों टाइम का मिला के, उनको रखा जाता है भारवाहक में। किसमें रखा जाता है? भारवाहक में। सर ये भारवाहक क्या होता है? तो बच्चों ऐसी गाय, ठीक है, जो लगभग 2-3 लीटर दूध देती है या 1 लीटर दूध देती है या आधा लीटर दूध देती है, वो दूध जो है क्या करते हैं बछड़ों को पिला देते हैं, और थोड़ा बहुत बच गया तो हम लोग घर यूज कर लेते हैं, और बछड़े तैयार करते हैं और उन बछड़ों को फिर बनाते हैं हम लोग बैल, और उस बैल से करते हैं खेती। जो क्या करते हैं सर, जो भार उठाते हैं, किसानों की मदद करते हैं खेती में, भारवाहक कहलाते हैं। बन जाएगा क्या? तो निवाड़ी गाय क्यों पाली जाती है भैया? दूध के लिए पाली जाएगी या बोझा ढुलवाने के लिए पाली जाएगी? तो सर इनके जो बछड़े तैयार होंगे उनसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कृषि कार्य करेंगे। तो निवाड़ी गाय जो है ये भारवाहक गाय है, ड्राफ्ट गाय है। चलिए बन जाएगा आप लोगों से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाएगी। गाय भी आप लोगों ने देख लिया है कैसी गाय होती है। चलिए कुछ क्वेश्चनों के साथ इसमें हम जो है चर्चा करते हैं आप लोगों से। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, पहचान करिएगा। क्या बच्चों आप लोग दूध पीते हैं तो क्या पेट आपका जो है गड़बड़ हो जाता है? जिसमें आपको जो है 1 लीटर दूध दे दूं कि 1 लीटर दूध को पीना है और उसको डाइजेस्ट करना है, तो क्या आप में हिम्मत है, आप 1 लीटर दूध पचा सकते हैं? यदि आप पहली बार पी रहे हैं या आप जो है 1-1 गिलास पीते थे, लेकिन पहले आपको आज हमने 1 लीटर दूध पिला दिया है, डाइजेस्ट हो जाएगा क्या? बोले सर संभव ही नहीं है डाइजेस्ट होना। ठीक है, चाहे हम हाजमोला खा लें, ठीक है, या फिर हम लोग जो है कुछ भी खा लें, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे 1 लीटर दूध को, बीमार हो जाएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बछड़ा जो है वो 2-2 लीटर दूध पी लेता है भाई। छोटे छोटे जो बछड़े रहते हैं वो तो 2-2 लीटर दूध पी लेते हैं, वो लोग बीमार नहीं होते, वो लोग बीमार नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते भाई? चलो क्वेश्चन बनाते हैं इसका, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। Which enzyme helps in digestion of milk in mammals? mammals क्या होते हैं? ठीक है, स्तनधारी, मतलब जैसे गाय स्तनधारी है, उसका स्तन होता है। जैसे भेल मछली हो गई, उसमें भी स्तन पाया जाता है, भैंस में स्तन पाया जाता है। इनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उसको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एंजाइम स्तनधारियों में दूध के पाचन में मदद करता है, जानवरों में भी इंसानों में भी। यदि स्टूडेंट्स आपको मैं 1 गिलास दूध दे दूं या 2 गिलास दूध दे दूं तो आप उसको डाइजेस्ट कर लोगे क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 गिलास दूध हो जाएगा डाइजेस्ट? 2 गिलास हो जाएगा? बोले हाँ सर हो जाएगा।
चलो, यदि आप कोई काम नहीं कर रहे तो आप 1 गिलास दूध भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। चलो, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 2 लीटर दूध पिलाने वाला हूं। कितने लीटर? 2 लीटर दूध पिला रहा हूं। अभी आप बोल रहे थे कि 1 लीटर में हम क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं आपको 2 लीटर दूध पिला रहा हूं और शर्त यह है कि 2 लीटर दूध पीने के बाद में आपको 15 किलोमीटर पैदल चलना है। 15 किलोमीटर पैदल चलना है जी। दूध डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा बताओ? सर हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो जानवरों के बछड़े क्या करते हैं सर? एक्सरसाइज भी तो करते हैं जानवरों के बछड़े, आपने देखा होगा, ठीक है, इधर से उधर फुदकते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। तो वो जो उनकी उछल कूद होती है ना, वो क्या होती है? दूध को पचाने की प्रक्रिया होती है। यदि आप सुबह खाना खा लिए हैं और यदि आप कोई काम नहीं कर रहे, दिन भर यदि आप चेयर में बैठे हैं, तो आप देखिएगा 3-4 दिन यदि आप लगातार ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी जो है भूख कम हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है? बोलिए सर। तो भूख आपको कब लगती है? भूख हमें तभी लगती है जब हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं ये खाना पचाते हैं। एंजाइम का क्या काम है बच्चों शरीर में? एंजाइम का काम है शरीर में खाना पचाने का। जो भी आप खाते हो वो डाइजेस्ट कौन करता है? वो सर हमारा पेट करता है। लेकिन पेट में क्या है हमारे? सर पेट में पाया जाता है एंजाइम। बोलिए सर ये खाना पचाता है। यदि एंजाइम ना हो तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हमको भूख ही नहीं लगेगी। तो यही एंजाइम दूध को भी पचाता है। जो भी हम खा पी रहे हैं वो सब दूध, ठीक है, क्या होगा, खाना पीना दूध सब पचा देता है। तो वो कौन सा एंजाइम है इसका नाम आपको बताना। उसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा प्राइमेसेस एंजाइम। क्या ये एंजाइम पचाता है हमारा? या स्टूडेंट्स रेनिन नाम का कोई एंजाइम होता है, ये दूध को पचाता है। या स्टूडेंट्स आपका इन्वर्टेज नाम का कोई एंजाइम होता है, ये आपके दूध को पचाता है। या स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, सलिवरी एमाइलेज नाम का कोई एंजाइम होता है, ये आपके दूध को पचाता है। इनमें से दूध को कौन पचाता है ये आप मुझे जरा बताइए। किस आंसर के साथ आप इसमें जाना चाहेंगे? जी, पहला एंजाइम का नाम है आपका प्राइमेस। दूसरा एंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स हमारा रेनिन। तीसरा एंजाइम है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज या इन्वर्टेज लिखना चाहते हो। और अगला है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, एमाइलेज। जी, कौन सा आंसर आप देना चाह रहे हैं? बी नंबर का आंसर आप देना चाह रहे हैं। ओके जी, चलिए ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे क्या ऑप्शन नंबर बी के साथ देना चाह रहे हैं? जी, ऑप्शन नंबर बी का साथ दे रहे हैं क्या आप? चलिए वेरी गुड। जी हाँ स्टूडेंट्स, 100% जो है वो रेनिन नाम का एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? रेनिन नाम का एंजाइम है। अब ये रेनिन नाम का एंजाइम करता क्या भाई? क्या काम करता है रेनिन नाम का एंजाइम? वो सर ये दूध को पचाने का काम करता है। आपने जो भी दूध पिया है, जानवरों ने जो भी दूध पिया है, तो ये दूध पचाता है। क्या ये बात सही है? बोले यस सर बिल्कुल सही है। चलिए अब आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी और देते हैं, ठीक है। किसकी जानकारी देंगे? एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को तेजी से करवाता है। एंजाइम का क्या काम है बच्चों? किसी भी अभिक्रिया को बहुत तेजी से करवाना, ठीक है, वो आपका एंजाइम होता है जी। एंजाइम क्या करता है? ये फास्ट रिएक्शन करता है। फास्ट रिएक्शन कराना मतलब अभिक्रिया में तेजी। क्या करेगा ये? अभिक्रिया में तेजी करेगा, अभिक्रिया को बहुत स्पीड से करा के देगा। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो रेनिन नाम का एंजाइम अभी हमने लिखा हुआ है, रेनिन एंजाइम, ये रेनिन एंजाइम होगा कहां, कहां पाया जाता होगा बच्चों, जरा मुझे बताइए।
जी, कहां होगा ये? बोलिए। चलो, रेनिन जो है स्टूडेंट्स, क्या ये हमारा एक प्रकार का प्रोटीन है? जी, हाँ या ना? रेनिन जो है वो क्या एक प्रकार का प्रोटीन है? पहले ये तो बता दो। जी, तो आप जो भी खाते पीते हैं फ्रेंड्स, उसका बनता है प्रोटीन। जो भी आप खाएंगे पिएंगे उसका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और वो प्रोटीन का एक भाग एंजाइम होता है और वो बनता है स्टूडेंट्स हमारा रेनिन। खाना पचाने का काम करेगा ये। जी, याद रखिएगा। बन जाएगा क्या? आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, तो रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो दूध को पचाता है। सभी स्तनधारी में होगा, सभी स्तनधारी में होगा, याद रखिएगा। चलिए, बन जाएगा आप लोगों को, यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू रन अ 30 काउस मिल्च हड। आपके पास में मिल्च हड है, मतलब दुधारू गाय आप पाल रहे हो। कौन सी गाय पाला है आप लोगों ने? दूध देने वाली गाय आपने पाला है। ठीक है, और आप एक डेयरी चला रहे हैं। तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, 30 गायों पर कितने लेबर आपको चाहिए होंगे, ये आपका पेपर में क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। जी, क्या है? दुधारू गायों के झुंड को चलाने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी? कितने मजदूरों की जरूरत होगी? बताइए बच्चों, कितने मजदूर हमें लगेंगे? क्या स्टूडेंट्स यहां पर हमें 8 मजदूर लगेंगे, 6 मजदूर लगेंगे, 4 मजदूर लगेंगे, या 10 मजदूर लगेंगे? जी, कोई गोबर उठाएगा, कोई उनका यूरिन साफ करेगा, कोई बछड़ों को नहलाएगा, कुछ दूध दोहने के काम करेंगे। जी, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और बताइए कितने मजदूरों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन सी। चलो, सीखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। आप अनुभव करो। एक होगा चारा काटने वाला, जो चारा लेकर आएगा। एक व्यक्ति चारा काटने वाला हो गया। एक व्यक्ति हो गया दूध निकालने वाला। 2 लोग हो गए, एक चारा काटने वाला, एक दूध निकालने वाला हो गया। चलो, तीसरा व्यक्ति क्या होगा? सर, बर्तनों को साफ करने वाला। दूध के जितने भी बर्तन रहेंगे, मतलब दूध को किसी बर्तन में डालना है, निकालना है, उसकी साफ सफाई ये काम करेगा। चलिए, फिर एक स्टूडेंट झाड़ू लगाने वाला होगा। झाड़ू लगाने वाला, गोबर, ठीक है, साफ करने वाला। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है, झाड़ू वाला, गोबर वाला ये होगा। चलिए, फिर एक क्या चाहिए? तो सर एक चाहिए कम से कम हमें, क्या? रखवाली करने वाला नहीं चाहिए? बोलिए सर, एक रखवाली करने वाला चाहिए। चलिए, और एक चाहिए क्या? एक चाहिए पैसा वाला, जो क्या करे? इन सभी चीज को मैनेज करे। भाई स्वाभाविक सी बात है। भाई बड़ा बड़ा फार्म है ना आपके पास में, आप ऐसा सोच सकते हो। एक बड़ा फार्म है तो ऐसा आप सोच सकते हो। जी,
ये आपको सिखा रहे हैं, समझ, आपकी समझ बढ़ाने के लिए कि भाई हाँ ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप। जी, तो मिनिमम हमें लोगों की आवश्यकता कितनी पड़ रही है, जरा मुझे बताओ। 30 गाय हैं भाई, 30 गाय का बड़ा मैनेजमेंट है ना, 30 गाय का बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो जाएगा। कितने लोगों की आवश्यकता पड़ रही है हमें? सर 6 लोगों की। इससे ज्यादा आप बताओ मुझे कुछ, यदि आपको लग रहा है ये तो चारा बनाने वाला, चारा लाने वाला हो गया, चारा काटेगा, सानी बना के देगा, जानवरों को पूरा खिलाएगा पिलाएगा, ये इसकी जवाबदारी। एक का पूरा काम दूध निकालने का, सुबह का दूध, दोपहर का दूध, शाम का दूध, यदि 3 बार गाय लगाना है, क्योंकि मिल्चिंग गाय है, मिल्चहट है, ठीक है, दुधारू गाय है, और दूध देने वाली गाय 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर दूध देती है, तो दिन में 3 बार दूध निकालते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। यदि नॉर्मल गाय है 8-10 लीटर वाली है तो सुबह और शाम बस दूध निकाला जाता है। लेकिन यदि दुधारू गाय है, ज्यादा दूध देने वाली, तो फिर दिन में 3 बार दूध निकालते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो दूध निकालने वाले का काम यही रहेगा कि भैया वो दूध को देखेगा। बोले यस सर, ठीक है, दूध को देखेगा और साथ में गायों को देख लेगा कि भाई गायों को किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। एक बर्तन वाला रहेगा, भाई बहुत सारे बर्तन निकालते हैं, बोले यस, उसको देख लेगा। फिर एक क्या करेगा सर, झाड़ू गोबर जितना भी काम रहता है साफ सफाई का, वो एक देख लेगा। एक पूरी रखवाली करेगा गायों का, ठीक है, पूरा मैनेजमेंट देखता है, गायों को नहलाना है, ठीक है, गायों को, ठीक है, करना, अच्छी जगह में बांधना है, तो ठीक है, रात में भी रखवाली करना पड़ता है गायों की। गाय भैंस कई बार छूट जाती है, आपस में लड़ने लगती है। बोले हाँ सर। और एक व्यक्ति इन सबको जो पैसे से कंट्रोल करेगा, इन सबको पैसे से कंट्रोल करेगा। जी भैया ये काम इसका है ना, दूध निकालने वाला ये सब देख लेगा, दूध निकालने वाला दूध भी निकालेगा, बेच भी देगा। एक व्यक्ति का यदि एक ही काम रहेगा तो वो उस डायरेक्शन में अच्छा काम कर लेगा, ऐसा आप समझ रहे हैं, आपको सिखाने के लिए। क्योंकि 30 गाय बहुत ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाती 30 गाय, ठीक है। एक एक गाय यदि 15-15 लीटर यदि दूध दे रही तो 15 × 45, 450 लीटर दूध होगा आपकी डेयरी में। और ये 30 गाय है तो 30 गाय के 30 बछड़े भी तो रहेंगे, उसकी भी रखवाली करना पड़ेगा, उसकी भी तो देखरेख करोगे कि नहीं रहेंगे। जी बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो 30 गायों पर 6 लोगों की आवश्यकता होती है, 30 गायों पर, ठीक है। तो यदि एक गाय यदि आपके पास में है तो फिर क्या करोगे, मतलब आपके पास में यदि 4-5 गाय है तो क्या करोगे? बोले सर 30 गाय, ठीक है, 30 गाय, ठीक है, बटे क्या हो गया सर, 6 हो गया। तो 5 गाय पर एक व्यक्ति लगेगा क्या? 5 गाय पर क्या एक व्यक्ति लगेगा? देखो 1 पीपल इक्वल टू 5 गाय। यदि 5 गाय है तो क्या एक ही व्यक्ति ये सब कुछ मैनेज कर सकता है? ऐसा मैं समझ सकता हूं यहां से, इस क्वेश्चन से क्या यही निकल रहा है कि यदि मेरे पास में 5 गाय है तो मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जानना चाह रहे हैं आपसे, मुझे बताइए, क्या ये ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। चलिए, तो यदि आप इस तरीके से समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 गायों को एक अकेला व्यक्ति चला सकता है, 5 गायों को एक व्यक्ति अकेला मैनेज कर सकता है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसा भी आप समझ के रखिएगा कि यदि 4-5 गाय यदि हैं तो एक व्यक्ति की आवश्यकता है। चलो 10 गाय यदि है तो कितने व्यक्ति चाहिए सर? 5 गाय में एक तो, ठीक है, 10 गाय में कितना हो जाएगा सर? 10 गाय के लिए मान चलो 2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। चलिए, क्या आप लोग गायों के मांस के बारे में जानते हैं? इंडिया में काफी ज्यादा लड़ाई दंगे गाय के मांस को, गाय को काटने से होते हैं। जी बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, गायों के मांस को हम लोग क्या कहते हैं?
गाय के मांस को क्या कहा जाता है? क्या गाय के मांस को बीफ कहा जाता है? क्या गाय के मांस को पॉर्क कहा जाता है? गाय के मांस को क्या मटन कहा जाता है? गाय के मांस को क्या चेवन कहा जाता है? जी, बहुत बढ़िया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया गाय के मीट को क्या कहा जाता है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों, गाय के मांस को कहा जाता है बीफ। क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है गाय के मांस को। ये गाय के लिए है। किसके लिए है? गाय के लिए है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। ये मटन शब्द किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? मटन। यदि आपने दुकान में जाके कहा कि भाई मुझे मटन खाना है, तो वो आपको किसका देंगे? जी, यदि आप मटन मांगोगे तो मटन मिलता है स्टूडेंट्स आप लोगों को भेड़ का। किसका मिलेगा? भेड़ का मिलेगा। जी, ये रियल है, ऐसा आप इसको रियल में कहेंगे। चलिए, अब स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को किसका पूछ लिया जाए, बकरी का पूछ लिया जाए, तो बकरी वाले को भी क्या कहते हैं बताओ? बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? जी, तो बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन। बकरी का मांस यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा गॉट का, तो गॉट के मांस को कहा जाता है चेवन। क्या नाम है इसका? चेवन नाम है। याद रखिएगा, ये पेपर में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स ये लिखा है पॉर्क। क्या लिखा हुआ है? पॉर्क लिखा हुआ है। तो जो पॉर्क है स्टूडेंट्स, ये किसके मांस को कहा जाता है? एनीवन बताइए, पॉर्क जो है किसके मांस को कहा जाता है? सुअर के मांस को कहा जाता है। ओहो, सुअर। और कोई? जी, सुअर के मांस को कहते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने कहा कि हमको पॉर्क खाना है, तो वो आपको क्या खिलाएंगे? वो आपको खिलाएंगे सुअर का मांस। किसका मांस खिलाएंगे? सुअर का मांस खिलाते हैं, याद रखिएगा। जी, ठीक है, बन जाएगा। चलिए, चलो, बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, कौन से देश में इसका उत्पत्ति स्थान है? इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? ओरिजिन कंट्री। तो सर ओरिजिन कंट्री मतलब उत्पत्ति स्थान वाला देश क्या होगा? उत्पत्ति स्थान कहते हैं, या उत्पत्ति कंट्री भी पूछा जा सकता है, तो इंडिया होगी ऑब्वियसली। ठीक है, इंडिया होगी। इंडिया में कहा? भारत। भारत में कहा? राजस्थान। ओके, तो स्टूडेंट्स नागौरी जो है ये नागौर से आया है, और नागौर नाम का एक जिला या एक प्रांत है स्टूडेंट्स, कहां पर? राजस्थान में। कहां पर बच्चों? राजस्थान में। ठीक है,
एक जिला है, क्या है? नागौर। यही जिला है। जिले का नाम क्या है? जिले का नाम है नागौर जिला। इस नागौर जिला में फ्रेंड्स ये गाय पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नागौरी। इसका नाम नागौरी रख दिया गया। चलो, नागौरी यदि आपको फ्रेंड्स जिला ना भी मिले तो राजस्थान का एक और जिला है, क्योंकि नागौरी और एक और जिला पास पास में, जिसका नाम है जोधपुर। नाम सुना है कि जोधपुर का? आपने बहुत सारी मूवी में सुना होगा जोधपुर। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है जोधपुर। चलिए, तो ये इसका उत्पत्ति स्थान है। ये इसका उत्पत्ति स्थान है। चलिए, सबसे ज्यादा फुर्तीले बैल, सबसे ज्यादा फुर्तीले बलोक, बलोक मतलब जो बैलगाड़ी चलाने वाले होते हैं हमारे बैल, सबसे ज्यादा फुर्तीले वाले बैल किसके होते हैं, जरा बताओ। नागौरी गाय के जो बैल होते हैं ये, ठीक है, सबसे ज्यादा फुर्तीले वाले बैल होते हैं बच्चों। ठीक है, बोले सर हमने नहीं देखा है। आइए दिखा देते हैं आप लोगों को। पहले आप जरा नागौरी गाय को एक बार देखो। ठीक है, जी, ये है स्टूडेंट्स आप लोगों की नागौरी गाय। ये कौन सी गाय है आप लोगों की? नागौरी गाय है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखने में ही आपको जो है एक्टिव नजर आ रही है। शरीर बिल्कुल फुर्तीला नजर आ रहा होगा आपको देखने में। बिल्कुल कसा हुआ शरीर है, सुडौल शरीर है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बैल दिखा देते हैं आप लोगों को कि इसके बैल जो हैं, ठीक है, इसके बैल कैसे रहते हैं। चलिए, तो ये बैल है। जरा बैल को देखकर अनुमान लगाओ, क्या सही बोला गया है ये फुर्तीले हैं? कहीं से भी आपको सुस्त नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूंछ भी उठी हुई नजर आ रही है, पूंछ भी देखोगे तो पूंछ उठी हुई है, और जिसकी पूंछ थोड़ी सी आपको उठी हुई नजर आएगी मतलब वो क्या है, एक्टिव है। जी, किसी भी क्रिकेटर का यदि बल्ला हल्का सा उठा हुआ रहता है तो सबको पता रहता है कि ये अब इस बॉल में क्या करने वाला है, ठीक है, चौका या छक्का मारने वाला है। और जिसका बैट बिल्कुल नीचे रहता है, मालूम कि भैया ये सिंगल डबल लेके खेलेगा, तो पूंछ उठी हुई रहती है, इसका मतलब कि एक्टिव है। ठीक है, तो ये थोड़े से क्या होते हैं, एक्टिव नजर आते हैं। नागौरी गाय के बैल सबसे ज्यादा फुर्तीले माने जाते हैं। व्हाइट कलर की गाय है। गाय का रंग यदि पूछ लिया जाएगा तो क्या लिखोगे भैया? श्वेत रंग की ये गाय है। चलो, क्या है ये? ठीक है, भगवान ने बना के नहीं पहुंचाया, इसको इंसानों ने बनाया। इस गाय को इंसानों ने तैयार किया है। किस किस से तैयार किया भैया, जरा मुझे बताओ। तो स्टूडेंट्स एक गाय का नाम आपने सुना, कांकरेज? कांकरेज नाम की गाय सुना है? बोले यस सर, बिल्कुल सुना है। कहां पाई जाती है बच्चों कांकरेज वाली गाय? कांकरेज गाय कहां पाई जाती है? सबसे भारी नस्ल है, सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा वजन वाली गाय कौन सी है इसका? ठीक है, 450 केजी तक होती है। 450 किलो की गाय, काफी ज्यादा वजनदार गाय होती। कांकरेज गाय गुजरात में पाई जाती है। कहां पाई जाती? ये पाई जाती है आपके गुजरात में, याद रखिएगा। तो ये कांकरेज गाय गुजरात की है। ठीक है, और किसके साथ में इसका जो है क्रॉस कराया गया था? कांकरेज गाय के साथ में क्रॉस कराया गया था हरियाणा नाम की गाय का। नाम सुना है आपने हरियाणा? बोले यस, सुना हुआ है। हरियाणा गाय कहां पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में कि हरियाणा में? हरियाणा गाय कहां पाई जाएगी? सर स्वाभाविक सी बात है, हरियाणा गाय है तो हरियाणा में पाई जाएगी। तो इन दोनों को क्रॉस करा, मतलब कांकरेज गाय, इसका क्या लिया गया, मान चलो इसका लिया गया बैल, मतलब मेल लिया गया इसका, और फीमेल ली गई हरियाणा। ये फीमेल हो गई आपकी, ये गाय हो गया, ये इसका क्या रखा गया, नागौरी रखा गया। बोल सर ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है भाई? तो स्टूडेंट्स
देखिए कांकरेज गाय जो है गुजरात के वातावरण में रहती है, ये हरियाणा के वातावरण में रहती है, तो हमको चाहिए था कि जो राजस्थान के वातावरण में रहे, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का जो वातावरण है वो गर्म वातावरण होता है और ये पाई जाती है कच्छ वाले इलाके में, गर्म इलाका होता है कच्छ वाला। कच्छ जो है कच्छ गुजरात में है और गर्म इलाका है गुजरात का भी, ठीक है। तो वहां का ये गर्माहट मिल गई, ये थोड़ा बहुत जो है एक्टिवनेस मिल गई इसमें से, क्योंकि ये तो भारी भरकम है ना, ये वजनदार है, सबसे ज्यादा वजनदार ये होती है। तो ये वजनदार वाला क्या करेगा, अच्छा रेस कर पाएगा क्या, बैलों की दौड़ में दौड़ पाएगा, फुर्ती से काम कर पाएगा? बोले सर नहीं। तो इसका ले लिया हमने क्या, इसका ले लिया हमने गर्माहट की, भैया गर्म इलाकों में रहना इसको पसंद है, कांकरेज गाय को गर्म इलाके में रहना पसंद है। हरियाणा गाय जो है, ठीक है, इसके बछड़े जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो जब दोनों का क्रॉस कराया गया तो एक नई गाय मिल गई नागौरी नाम की, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाता है नागौरी गाय किस गाय का संकर है, संकर मतलब होता है क्रॉस ब्रीड, किसकी क्रॉस ब्रीड है जी, याद रखिएगा ये क्रॉस ब्रीड है हमारी कांकरेज और हरियाणा की। चलिए आगे की ओर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मिल्क इज डिफिशिएंट ऑफ विच मिनरल, जी मतलब निम्न में से दूध में क्या कम पाया जाता है, ऐसा क्या है जो दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, या आपको पहचान करके बताना, या ना के बराबर पाया जाता है। क्या स्टूडेंट्स दूध में सोडियम नहीं पाया जाता, क्या दूध में जो फास्फोरस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कम मिलेगा, या स्टूडेंट्स इसमें जो है पोटेशियम कम मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम, या स्टूडेंट्स इसमें जो है आयरन आपको कम मात्रा में मिलता है, क्या लोहा कम मिलता है, या इसमें पोटेशियम कम होता है, या स्टूडेंट्स इसमें जो है फास्फोरस कम होता है, या स्टूडेंट्स इसमें सोडियम कम होता है, क्या ऐसा है जो इसमें कम मात्रा में पाया जाता है दूध के अंदर? दूध यदि आप पी रहे हैं तो आपको क्या कम मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो, आयरन जी। चलो क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाएगा, दूध में किस खनिज की कमी होती है? जी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाएगा, आप आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि 100% राइट आंसर है जी। ये सबसे कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए ओके, क्लियर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भी ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जो फिर दूध के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने लिख लिया कि ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, फिर ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जो दूध में हमें अच्छी मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे भाई जी। तो ये तीन तो मिलते हैं, ये तीन हमें काफी ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए ओके, सबसे ज्यादा मात्रा में इनमें से क्या पाया जाता है? मिल्क इज मोर एफिशिएंट ऑफ विच मिल्क या विच मिनरल, निम्न में से दूध में क्या सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इन तीनों में? ओहो, कुछ बच्चे जो हैं वो कैल्शियम लगा रहे हैं, चलो ले लो आंसर ले लो, ऑप्शन ले लो, लगाओ आंसर लगाओ, ये लो लगा दो, ऑप्शन नंबर डी लगाओ, जल्दी लगाओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रॉन्ग आंसर।
फास्फोरस। जी, तो आप बिल्कुल गलत आंसर लगा रहे हैं। जितने भी बच्चे आंसर लगा रहे हैं वो सब के सब गलत आंसर हैं। जी, ऑप्शन नंबर ए सोडियम। ओहो, सोडियम। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग इतना ज्यादा गलत आंसर देंगे। आपको दूध के बारे में नहीं मालूम कि भैया दूध में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, और सुबह शाम कहते हो गाय हमारी माता है। जी, आपको तो दूध के बारे में भी नहीं मालूम। प्रोटीन पाया जाता, ओहो, प्रोटीन ज्यादा पाया जाता। मैं आपसे मिनरल्स की बात कर रहा हूं, प्रोटीन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो पूछा जाए उसका जवाब देना है, ठीक है। नेता नहीं बनना है, ठीक है। नेता लोग ऐसा करते हैं, जो पूछा जाता है उसका जवाब नहीं देते, कुछ और बताने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलो, तो बेटा कैल्शियम जो है ना, वो दूध में सेकंड नंबर पर पाया जाता है। सेकंड नंबर पर कैल्शियम सेकंड पोजीशन रख रहा है। आपको यही नहीं मालूम। आप लोग कहते हैं दूध में कैल्शियम पाया जाता है, यही पढ़े हो आपने बचपन से। दूध में कैल्शियम सेकंड नंबर में है। चलो, पहले नंबर में क्या है फिर, और इन बचे तीन में से है। सोडियम जो है वो बहुत कम पाया जाता है। सोडियम अपनी पोजीशन रखता है पांचवें नंबर पर। सोडियम अपनी पोजीशन रखता है फिफ्थ नंबर पर। जी, अब बचे दो। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम। याद रखिएगा, आपको यही नहीं मालूम, सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों की, ठीक है। ओके, चलिए, तो क्या, ठीक है, कितना परसेंट पाया जाएगा उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनरल इन मिल्क मतलब दूध में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। उसकी लिस्ट तैयार करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में, चलो ये पहले डाटा समझ लो। ये डाटा हम बता रहे हैं मिलीग्राम। एमजी मतलब होता है मिलीग्राम में। कितने में? 100 ml। 100 ml दूध समझते हो आप लोग? 100 ml दूध आपके हो जाएगा आधी गिलास दूध। आधी गिलास के आसपास दूध होगा। 100 ml, 100 ml समझते हो? लेना आता 100 ml? बोले हाँ सर बिल्कुल आता 100 ml लेना। 100 ml में कितना ग्राम पाया जाएगा, मिलीग्राम, ये हम चेक करेंगे। कितना मिलीग्राम, ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे हमारा पोटेशियम। पहले नंबर में क्या है? पोटेशियम। दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम नाम का तत्व, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है? जिसका सिंबल है के। जिसका सिंबल है के। कितना परसेंट, कितना ग्राम पाया जाएगा? 138 ग्राम, मिलीग्राम मतलब 138 मिलीग्राम। 100 ml यदि आप दूध लेंगे तो उसमें आपको, ठीक है, 138 मिलीग्राम क्या मिल जाएगा? पोटेशियम मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ केवल 100 लिखा हुआ है, ये 138 कैसे हो गया। ये ml में है, ml में, ये मिलीग्राम में है। ये ठोस पदार्थ है, ये लिक्विड चीज है, ये लिक्विड में है। उस लिक्विड के अंदर जो ठोस मिलेगा, ये ठोस की मात्रा है, ठीक है जी। ये 100 ml में बहुत कम है, ये बहुत कम है, क्योंकि ये ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच। तो दूध 100 ml कितना होता है? 100 ml दूध होता है आपका 25-30 चम्मच। समझ में आया? 25-30 चम्मच में ये मान चलो 1 या 2 चम्मच मिलेगा, ऐसा आप समझ सकते हो। क्लियर हुआ? नहीं तो कुछ बच्चे घबरा जाते, 100 ml लिखा था, सर ने जो है 138 ग्राम लिखवा दिया, ऐसा कैसे ज्यादा लिखवा दिए। तो ये दिमाग में भ्रम ना रहे आप लोगों को, ठीक है। चलो दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर में पाया जाता है हमारा कैल्शियम। सेकंड नंबर पर पोजीशन किसकी है? कैल्शियम की। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। Ca मतलब होता है कैल्शियम। कितना पाया जाता है दूध में? 100 ml यदि आप दूध लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा 125 मिलीग्राम। 125 मिलीग्राम मिल जाएगा कैल्शियम। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, ये भी समझ में आ गया, ये भी बन जाएगा।
तीसरे नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में स्टूडेंट्स क्लोराइड, क्लोरीन वाला, क्लोरीन वाला, क्लोराइड वाला को क्या है सर? क्लोराइड जो है हमारा क्लोरीन वाला है, Cl, Cl जिसका सिंबल है। ये कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 103 मिलीग्राम, 103 मिलीग्राम। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। फिर चौथे नंबर में कौन है? चौथे नंबर में स्टूडेंट्स हमारा फास्फोरस, फास्फोरस जिसका सिंबल है P, जिसका सिंबल क्या है? P इसका सिंबल है। कितना परसेंट पाया जाता है? ये पाया जाता है 96 मिलीग्राम। ये टॉप 4 हो गए आप लोगों के। पेपर में पहले पूछा जाएगा कि दूध में कौन सा मिनरल पाया ही नहीं जाता है, दूध में कौन सा मिनरल पाया जाता है। ये यहां से क्वेश्चन कई बार निकल चुके हैं। मात्रा तो और पेपर को कठिन बनाने के लिए दिया जाता है, तो मात्रा में तो मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, पेपर में यदि 40 से 50,000 यदि बच्चे बैठ रहे हैं तो 50,000 बच्चों में से मात्र 8 या 10 बच्चों को पता होता है कि दूध में कितने ग्राम क्या पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन हो जाते हैं, याद रखिएगा। आपको भी नहीं मालूम था, बता दो पता था तो। 100 ml दूध में कितना मिलीग्राम, ठीक है, कौन सा तत्व पाया जाता है आपको भी नहीं पता होगा। और नहीं तो आप किसी से पूछ के देख लीजिएगा, उनको भी नहीं पता होगा। आपके जो सीनियर है, जूनियर है, किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। ये हमारे पेपर में आ चुका है। चलिए इसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट 5वें नंबर में स्टूडेंट्स हमारी पोजीशन बना के रखा सोडियम ने। किसने? सोडियम। कितना पाया जाता है? 58 मिलीग्राम पाया जाता है। जी। 6वें नंबर में कौन पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। सल्फर कितना? 30 मिलीग्राम सल्फर पाया जाता है। जी। 7वें नंबर में क्या है? 7वें नंबर में पाया जाता है सोडियम का सिंबल है Na, सोडियम का सिंबल Na, सल्फर का सिंबल है S। फिर इसके बाद में पाया जाता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, Mg पाया जाता है 12 मिलीग्राम, ठीक है जी। और कुछ ऐसे छोटे मोटे और एलिमेंट पाए जाते हैं बिल्कुल जो ना के बराबर पाए जाते हैं, हम लोग ट्रेस कहते हैं। ट्रेस का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर पाए जाने वाले, इसे कहा जाता है ट्रेस, ठीक है, जो बिल्कुल ना के बराबर में, जिनकी गिनती भी बिल्कुल 0 पॉइंट में है, इससे भी कम, इससे भी कम, 0.1 से भी कम, ना के बराबर बिल्कुल, ठीक है, वो हमारा है ट्रेस, ठीक है, खनिज, याद रखिएगा जी। ट्रेस यदि आप एक्यूरेट जानना चाहें कि भैया ट्रेस का मतलब क्या होता है, तो जो बिल्कुल क्या होता है, ना के बराबर में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ी सी चर्चा जो है हमारी क्वेश्चनों के साथ में होगी कि कौन कौन से इसमें जो है क्वेश्चन निकलेंगे। तो जरा देखिए क्वेश्चन पेपर में आने वाले। दूध में खनिज नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है विच मिनरल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिल्क। जी, निम्न में से कौन सा मिनरल है, कौन सा खनिज है जो दूध का हिस्सा नहीं होगा? क्या स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जिंक होगा? क्या स्टूडेंट्स यहां पर हमारा Ag सिल्वर होगा? या स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो है Mg मैग्नीशियम होगा? या स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो है, ठीक है, वो होगा स्टूडेंट्स हीलियम। चलो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन क्या? चलो थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन थोड़ा सा दूसरा देना था, ठीक है। कौन सा नहीं है पार्ट, ये आपसे पूछना था जी। अब बताओ दूध में जो खनिज है वो नहीं पाया जाता है, वो कौन सा है? तो सर ऑप्शन नंबर डी वाला, He नाम का जो खनिज है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। He मतलब हीलियम होता है, हीलियम नाम का कोई खनिज नहीं पाया जाता है दूध में। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, ये तो पाया ही नहीं जाता है। दूध में खनिज पाया जाता है। विच मिनरल इज, ठीक है, विच मिनरल इज अ पार्ट ऑफ मिल्क, कौन सा दूध का हिस्सा है, कौन सा एलिमेंट जो है वो आपके दूध का हिस्सा होगा, ये आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स वो मैग्नीशियम होगा?
क्या स्टूडेंट्स वो आप लोगों का जो है, ठीक है, वो आपका कार्बन होगा, क्या स्टूडेंट्स वो आप लोगों का ऑक्सीजन होगा, क्या स्टूडेंट्स वो आप लोगों का जो है, ठीक है, वो H2O होगा। जी जी। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सर दूध में तो सर ये पानी पाया जाता है, ये तो पानी का फॉर्मूला है भैया, ऑप्शन नंबर डी पानी, पानी है और दूध में तो पानी होता है नेचुरल। कोई भैया दूध वाला दूध में पानी मिलाए या ना मिलाए, गाय जो दूध देती है उसमें तो पानी होता है, उसमें पानी होता है कि नहीं होता, बताओ। गाय जो दूध देती है उसमें पानी होता है? बोले हाँ सर नेचुरल, क्योंकि गाय जो पानी पीती है उसी से दूध बनता है। गाय पानी नहीं पिएगी तो दूध कहां से बनाएगी? तो गाय के दूध में 87% पानी पाया जाता है, नेचुरल पानी, किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है। और भैंस के दूध में नेचुरल पानी पाया जाता है 83%। ये नेचुरल पानी की मात्रा है, ये गाय के दूध में और ये भैंस के दूध में, ये नेचुरल पानी है। तो सर फिर पानी आंसर क्यों नहीं आ रहा है? किसके मन में ये वाला डाउट आया, जरा बताओ। दूध में जो खनिज पाया जाता है उसमें पानी को क्यों नहीं लिया गया? किसी के मन में डाउट नहीं आया? चलो, आना भी नहीं चाहिए। बोले सर क्यों नहीं आना चाहिए? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नीशियम। सर पानी क्यों नहीं हुआ? ये हम चर्चा कर रहे हैं मिनरल की। मिनरल मतलब खनिज। मिनरल का मतलब क्या होता है? खनिज होता है जिसमें धात्विक चीजें आती हैं। ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपकी गैस वाली चीजें हैं। ये कैसी चीजें आपकी? ये गैसियस चीजें हैं, ये आपकी लिक्विड चीजें हैं। हम चर्चा कर रहे हैं सॉलिड चीज की। खनिज जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। खनिज कैसे होता है? सॉलिड मिलेगा, ठोस अवस्था में मिलेगा, ये आपको लिक्विड अवस्था में मिलता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए कि मिनरल क्या होता है। बनेगा, दिक्कत तो नहीं जाएगी? टॉपिक क्लियर है? कौन कौन से तत्व दूध के अंदर पाए जाते हैं? नागौरी गाय, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर और नागौर जिले में पाई जाती है। निवाड़ी गाय जो है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ में पाई जाती है, ठीक है, टीकमगढ़ वाला इलाका में। याद रखिएगा, ये बन जाएगा आप लोगों से। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दूध में, कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ में हमने चर्चा किया है आप लोगों से कि बीफ क्या होता है, पॉर्क क्या होता है, मटन क्या होता है, चेवन क्या होता है, मतलब किसके मांस को क्या कहते हैं, ये भी हमने देखा। ठीक है, कि गाय के मांस को हम लोग क्या कहते हैं? बीफ के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हमने रेनिन के बारे में पढ़ा। रेनिन क्या होता है? दूध को पचाने वाला एक एंजाइम है, ठीक है। हमारे बॉडी में वो तत्व मौजूद होता है कि जो हम दूध पीते हैं, जैसे हम माँ का दूध तो पीते हैं भाई, हम सबने जो है, ठीक है, मम्मी ने हमें दूध पिलाया हुआ है, तो हमको वो दूध पचा कि नहीं पचा बचपन में? यदि हमको बचपन में जो है भैंस का दूध पिला देते तो पच जाता क्या? बोले सर नहीं पच पाता हमको, ठीक है, गाय का दूध पच जाता है, भैंस का नहीं पच पाता है। तो रेनिन नाम का तत्व ही तो पचाता है। हमने तो, हमको बचपन में क्या, जैसे हम पैदा हुए हमको दाल चावल सब्जी रोटी देना चाहिए था, मैगी नूडल्स मंचूरियन खिलाना चाहिए था, पास्ता खिलाना चाहिए था। बोल सर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में क्या होता है? रेनिन की मात्रा कम होती है, वो इन चीजों को नहीं पचा पाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी आप खाते हो ना, ये बड़ी आंत में जाने से पहले पचता है, छोटी आंत में ही पच जाता है। छोटी आंत में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी आप खाते हो उसको क्या कर देता है? पचा देता है। जैसे मान चलो आपने कभी च्युइंगम को गील लिया, च्युइंगम निगल लिया आप लोगों ने, तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि 2-3 च्युइंगम को क्या कर सकता है? गला देगा। हमारे बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि बाय चांस यदि आपने च्युइंगम निगल लिया तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी उसको 3-4 दिन में गला देगी और यूरिन से बाहर निकाल देगी, यूरिन से बाहर निकल जाएगा, याद रखना। लेकिन यदि आप लगातार 2 दिन 3 दिन में च्युइंगम गीलते जा रहे हैं तो ये आपके स्टमक को खराब कर देगा, पाचन तंत्र को खराब कर देगा। कभी काल यदि आप गील गए तो उसको पचा सकता है, याद रखिएगा जी। ठीक है, बन जाएगा टॉपिक, किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।